हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल क्लास 10 मैथ्स की कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्लस पीवाईक्यू सीरीज। प्लस मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप ऑन द टाइम अपना सैम्पल पेपर प्लस पीवाईक्यू दोनों जो है वो और एनसीईआरटी मिला करके आप तीनों चीज़ें किस तरह से अपना ऑन द टाइम कवर अप कर सकते हैं। सो उस सारे कंटेंट के लिए वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे रिपीटेड पीवाईक्यूज जो हमारे एमसीक्यूज हैं, जो 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, वो हम 15 क्वेश्चंस करेंगे। कंप्लीट सिलेबस को कवर अप करेंगे। हर एक चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन एमसीक्यू का बताने वाली हूँ। सो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन करके बताई है कि जो आपका बेसिक का मैथ्स का पेपर रहेगा उसमें ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस में नंबर्स मिलेंगे। जैसे ये मैथमेटिकल नंबर्स हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड में यही चीज़ हमारी अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो, ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 2022 टू 2023 के बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट एमसीक्यू आपका है। क्या बोला है उन्होंने? इफ़ द HCF ऑफ 360 एंड 64 इज 8, राइट। देखो, आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने एनसीईआरटी में किए हुए हैं। दो नंबर्स दिए हुए हैं आपको, उनका HCF कितना बोला है उन्होंने? 8 है। देन देयर LCM इस, तो आपको इसका LCM बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला पता है दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 2 नंबर्स का हमारा क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। सिंपली वैल्यूज पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। HCF की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 8, तो HCF की जगह पर मैंने लिख दिया 8। देन मल्टीप्लाई बाय LCM, दिस इज इक्वल टू A कितना है हमारा? 360 एंड देन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर कितना गिवन है हमें? 64, राइट। सो नाउ अब आपको पता है, ये चीज़ अच्छे से समझाई हुई है मैंने कि 8 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाकर के ये क्या होने वाला है हमारा? डिवाइड हो जाने वाला है। तो 360 इंटू 64 डिवाइड बाई 8। सो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 8 आएगा। सो सिंपली आप 360 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो 8 6 द 48, कैरी ऑन 4 एंड 8 3 द 24, 24 प्लस 4 विल बी 2880। सो करेक्ट ऑप्शन इज माई ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस ही बोर्ड में आने वाले हैं, टफ क्वेश्चंस नहीं आने वाले। सिंपल क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस कीजिए बजाय कि आप टफ क्वेश्चंस को करें, ठीक है। चलिए अब सेकेंड एमसीक्यू आपको दिखाती हूँ। सो नाउ अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है? इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। देखो, इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट जहाँ पर भी आपके पास आ गया, वहाँ पर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आनी चाहिए, दैट D इज इक्वल टू B² माइनस 4AC, दिस विल बी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। कई बार आपसे रूट्स का नेचर भी पूछ लेते हैं, तो आपके चैप्टर नंबर 4 में जो डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशंस गिवन हैं, उन कंडीशंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, राइट। ओके, सो नाउ अब हमारे पास क्या है? मुझे सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है? आपको पता है कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, b की वैल्यू कितनी होगी? b, और c की वैल्यू कितनी होगी? 1/4। देखो, ऐसे x² के साथ जो टर्म लिखी होती है वो a होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये इन वैल्यूज़ को कई बार चेंज करके भी दे देते हैं तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। जैसे ये कई बार ऐसे लिखकर भी दे सकते हैं आपको इक्वेशन। तो आपको ये नहीं समझना कि फर्स्ट वैल्यू हमेशा a होती है, सेकेंड हमेशा b होती है, थर्ड हमेशा c होती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। जो बच्चे रिवाइज करते हैं, समझते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि x² के साथ जो वैल्यू है वो a है, x के साथ जो वैल्यू है वो b की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो हमारा c होता है। सो चलिए पुट कर दीजिए वैल्यूज़। b², b कितना है हमारा? b ही है, तो b की जगह b ही लिखा, देन माइनस, देन 4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है हमारा? a की वैल्यू कितनी है? 9 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू कितनी है हमारी? 1/4, दिस इज इक्वल टू 0। सो नाउ अब क्या आएगा यहाँ से? b², 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, b² माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
सो अब क्या बन सकता है हमारा, ये 9 इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर के किसका हो जाएगा, प्लस का। नाउ अब बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि वो क्या कहेंगे कि हमें इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है तो b विल बी इक्वल टू 3। सो बच्चे ये ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब भी स्क्वायर दिया हुआ होता है हम उससे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो एक आंसर प्लस में आता है और एक आंसर हमारा माइनस में आता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट ना होकर के आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, उसके बाद सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कुछ नया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो अब ये वाला क्वेश्चन आपके पास 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं कोई भी क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, सब प्रीवाई क्यूज हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी पर फोकस करना है। राइट, द मीडियन एंड द मोड रिस्पेक्टिवली ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29। अब इसका क्या मतलब है, मीडियन जो है वो आपको कितना दिया हुआ है 26 और मोड आपको कितना दिया हुआ है 29। रिस्पेक्टिवली वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो वैल्यू यहाँ पहले लिखी है तो यहाँ भी वो पहले ही होगी, मीन्स मीडियन की वैल्यू 26 होगी और मोड की वैल्यू क्या होगी 29। तो हमें इसका मीन बताना है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अगर अभी तक ये फॉर्मूला नहीं किया है तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू हर साल आता है। राइट, सो बस अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली सारी वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो नंबर और ये जो वैसे वैल्यू लिखी है दैट मीन्स ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। 3 को मल्टीप्लाई करना है मीडियन से, मीडियन कितना दिया है हमें 26, देन इक्वल्स टू मोड, मोड कितना है हमारे पास, मोड की वैल्यू है 29, देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है जी, सो नाउ अब हमारे पास क्या है कि यहाँ से आंसर कितना आएगा, 3 को आप 26 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 18, कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, तो 29 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। सो अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ये 29 प्लस का है, इस तरफ जा कर के जब 78 में से हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 78 में से 29 को माइनस कर दीजिए, 18 माइनस 9 9, 7 माइनस 6 6 माइनस 2 4, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीन। सो नाउ अब जो ये 2 है, ये 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जा कर के क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 49/2 इज इक्वल टू मीन, तो आंसर कितना आने वाला है हमारा 24.5, दिस इज इक्वल टू मीन। सो हमारे पास मीन करेक्ट आंसर कितना आ गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, आपको सिंपल जो वैल्यूज़ गिवन है वो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है जी, बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। नाउ नेक्स्ट देखो, फिर से एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5 यूनिट्स। अब देखो 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच के डिस्टेंस की बात की है। ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में, अपने चैप्टर नंबर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है कि 2 पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि ये x1 y1 और ये क्या होता है x2 y2 होता है। डिस्टेंस आपको कितना गिवन है 5, तो इस डिस्टेंस की जगह पर आप क्या लिखोगे 5, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4, इसकी पावर 2 प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है हमारे पास, y1 की वैल्यू है हमारे पास p, इसकी पावर। ठीक है जी, सो नाउ अब हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 आएगा और 3 की पावर 2 कितना होता है 9, प्लस p में से 0 को माइनस करेंगे p आएगा, p की पावर 2 कितना होता है हमारे पास p स्क्वायर,
राइट। सो नाउ अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा 9 + p स्क्वायर। ठीक है जी। सो नाउ ये 9 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर। सो 25 में से 9 को माइनस करेंगे, सो आंसर आएगा 16 इज इक्वल टू p स्क्वायर। अगेन आपका सेम कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी बताया कि जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो आंसर्स आते हैं, एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू हमारी माइनस में। आपको सबको निकालना आता है कि 16 का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो चीज़ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, तो 2 × 2 कितना हो गया हमारा 4, और 4 एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की। तो ये गलती एग्जाम में नहीं करनी है, ना तो इसका आंसर 4 ओनली है, ना ही इसका आंसर -4 ओनली है। इसका आंसर है कि दोनों ही वैल्यूज इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 1 मार्क में आपके पास कैसे आता है, प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। वो कह रहा है कि इतने सारे नंबर्स में से ना मैंने एक नंबर चूज़ किया, ठीक है, अ नंबर इज सेलेक्टेड, इन सारे नंबर्स में से मैंने सिर्फ एक नंबर सेलेक्ट किया और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट नंबर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। तो आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं, अगर पहले मैं सिंपल चीज़ की बात करूं तो टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स हमारे पास 15 हैं। ठीक है, इनमें से मल्टीपल ऑफ 4 कितने हैं, मल्टीपल ऑफ 4 आपके पास कितने हैं, इनमें से 4 के मल्टीपल मतलब जो 4 से डिवाइड हो जाए, कौन कौन से होंगे, 4, 8 एंड 12। ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, इसके बीच के ही देखने हैं आपने बस। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये हमारी क्या हो गई, फेवरेबल आउटकम्स हो गई, राइट। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, टोटल 3, और टोटल आउटकम्स कितनी है 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई जो उन्होंने हमसे पूछी है, नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4 दैट विल बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो 3/15, सो आंसर विल बी माई 1/5। सो दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आपके पास ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका 2019 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सो इसमें इन्होंने क्या बोला है, दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपको ये 2 लीनियर इक्वेशंस की पेयर्स दी हैं, हैव यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है ना आपका, चैप्टर नंबर 3, वहां पर आपने अपने टेबल 3.1 में कंडीशंस पढ़ी हैं कि कब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब इनफाइनाइटली मैनी, एग्जैक्टली 2 या फिर नो सॉल्यूशन कब होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम उसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो फाइंड आउट करिए, a1 की वैल्यू कितनी है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो दैट मीन्स क्या है 1 है, तो a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू कितनी है हमारी -3। ऐसे ही b1 की वैल्यू कितनी है, b1 है हमारा 2 डिवाइड बाय b2 कितना है हमारा -6, और c1 कितना है हमारा, c1 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे -5 डिवाइड बाय c2 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, जो आपका कैंसिल आउट होता है, तो यहाँ से आंसर आ गया -1/3, यहाँ से भी आंसर आ गया -1/3 और यहाँ से कितना आया -5। देखो जो ये माइनस था ना नीचे डिनोमिनेटर में, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सो अब आप क्या देख रहे हो कि a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है, बट ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो हमारे पास कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, नो सॉल्यूशन। जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है बट c1/c2 के इक्वल नहीं होता, तो दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये आपका इस बार के जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर अपनी वेबसाइट पर रिलीज किए हैं उसमें आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 2 का। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। अब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास जब होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसकी आप जीरोस फाइंड आउट करते हो। ठीक है, जीरोस फाइंड आउट करनी सीखी है आपने इसकी, राइट। तो 2 जीरोस आती हैं आपके पास, जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतनी नंबर ऑफ जीरोस होती हैं। तो क्वाड्रेटिक की कितनी जीरोस होती हैं, 2 जीरोस होती हैं। जीरोस का मतलब क्या होता है कि ये आपकी किसकी वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज हैं। मतलब आपकी x की 2 वैल्यूज हैं, जो आप जीरोस ये फाइंड आउट करते हो वो आपकी x की वैल्यूज होती हैं बेसिकली, राइट। सो अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, कि इन दोनों में से एक जीरो जो है ना वो क्या है, हमारी 2 है। तो दैट मीन्स x की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। सो जब मुझे x की वैल्यू गिवन होती है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब आपको एक जीरो गिवन है x की वैल्यू, तो आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो के इक्वल इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल इक्वेट नहीं कर सकते, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। बट जब आपको एक जीरो गिवन है तो आप इसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर सकते हो, तभी आपका आंसर निकलने वाला है। सो नाउ x की वैल्यू आपको 2 दी हुई है। ठीक है, तो x की जगह 2 लिखा, ब्रैकेट लगाई, पावर 2, देन 3 इंटू x की जगह 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आंसर कितना आएगा हमारे पास, 2 2 4 प्लस 3 इंटू 2 इज 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो नाउ 4 प्लस 6 विल बी इक्वल टू 10, 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो नाउ ये 10 इधर प्लस में है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो k विल बी इक्वल टू -10। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, राइट, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ कि आपके पास ट्राइंगल्स के चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर 8 में। सो नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ट्राइंगल्स के चैप्टर का। देखो ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये 2018 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपका थ्योरम पर बेस्ड है, जिस थ्योरम में आपने पढ़ा हुआ है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल and intersects other 2 sides at 2 different points, then the lines are divided in the same ratio. Theorem number 6.1. तो that means आपके पास क्या है कि ये जो दोनों lines है ना, इनकी जो रेशियो होगी means AD divide by DB, this will be equal to AE upon EC, AE upon EC, राइट। सो देखो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, AD आपको फाइंड आउट करना है, तो AD की जगह पर AD ही लिख दो। ठीक है, डिवाइड बाय DB, DB की वैल्यू कितने गिवन है आपको, 7.2, दिस इज इक्वल टू AE, AE कितना गिवन है आपको 1.8 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय EC, EC कितना गिवन है आपको 5.4 सेंटीमीटर, राइट जी। अब इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, एंड 18 3 कितना होता है 54। सो AD अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1/3, राइट। सो नाउ ये जो 7.2 है ये हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो AD विल बिकम इक्वल टू 7.2 डिवाइड बाय 3, सो आंसर विल बी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स जो हमारे पास AD आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यही ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास बोर्ड एग्जाम में आता है। कई बार वो आपसे क्या करते हैं, जैसे अभी इन्होंने AD पूछा था, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे AB पूछ लेंगे। ठीक है, तो वहां आपको ध्यान रखना है कि जब आपसे पूरा AB पूछा है तो आपने इस और इस वैल्यू को, दोनों वैल्यूज को प्लस करके यहाँ पर आपने आंसर बताना है। ठीक है जी, आई बात समझ में। तो इतना इजी क्वेश्चन आने वाला है ट्रायंगल्स के चैप्टर का। सो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री से आपके पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं।
सो देखो ट्रिगोनोमेट्री से आपके पास एमसीक्यू में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके पास कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। सेकंड टाइप आपका ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से आता है कि आपको कुछ इस टाइप से एंगल्स दिए हुए होते हैं, जैसे कि मान लीजिए साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन सीकेंड 30 डिग्री, ऐसे करके कुछ कुछ आपको वैल्यूज गिवन होती हैं एंड यहाँ पर फिर लिख देते हैं cos 45 डिग्री की पावर 2। ऐसे क्वेश्चंस आपने एनसीईआरटी में किए हैं ना, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल क्वेश्चन आएगा और एक आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जिसमें आपके पास आपको साइन ए की वैल्यू जो है वो सपोज ऐसी दी हुई होगी जो आपके टेबल में नहीं होती। जैसे देखो यहाँ तो साइन ए 1/2 है, ये आपके टेबल में वैल्यू होती है ना ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में, तो ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से क्वेश्चन है। बट एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो आपके ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में वैल्यू नहीं गिवन होगी, वहां पर आपने क्या करना है कि साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ से आपने पाइथागोरस यूज करके आपने अपनी थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स आपने अपना बेस फाइंड आउट करना है एंड देन आपसे किसी और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपसे पूछी हुई होगी। सपोज कॉस की वैल्यू पूछी है तो कॉस क्या होता है हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस आप फाइंड आउट कर चुके हो, हाइपोटेन्यूज आपके पास 3 है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो चलिए इस टाइप को समझते हैं जो आपके टेबल में वैल्यू गिवन होती है। जैसे साइन ए इज इक्वल टू 1/2 है, तो साइन ए की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है आपकी टेबल में, चेक करो एक बार। साइन ए जो है वो 1/2 कहाँ किस एंगल पर होता है, ठीक है, किस एंगल पर होता है, साइन 30 डिग्री पर होता है, राइट। सो यहाँ देखो ये दोनों साइन और साइन सेम हो गए, तो इसको अब आप भूल जाओ, सिर्फ आपको क्या मानना है कि आपके पास क्या बचा है, a इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही ये cos b है, cos b इज इक्वल टू क्या होता है 1/2। देन अगेन सेम कॉन्सेप्ट, टेबल में चेक करो कि cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, cos की वैल्यू 1/2 होती है हमारी 60 डिग्री पर। सो नाउ ये cos और cos कैंसिल, मतलब कैंसिल आपने करने नहीं है, बस इसको आपने 1 मिनट के लिए भूल जाना है क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। इधर से एंगल क्या है b और इधर से एंगल क्या है 60, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 60। पूछा क्या है उन्होंने आपसे, द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग जो कि फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कर सकता है, a प्लस बी, दैट मीन्स a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 60, 30 प्लस 60 कितना हो गया हमारा 90। सो करेक्ट ऑप्शन इज माई 90 डिग्री, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सो नाउ नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्री का एक और क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये चीज़ मैंने आपको जब चैप्टर वाइज सारा कुछ बताया था कि क्या चीज़ आपको सैम्पल पेपर से करनी है, क्या एनसीईआरटी से करनी है, तब भी आपसे बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का चैप्टर ही करना है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। तो देखो अब ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का भी एनसीईआरटी से ही आया हुआ है और जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो भी आपका एनसीईआरटी से ही आएगा, एनसीईआरटी की ही स्टेटमेंट आएगी, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। सीकेंड ए का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos a। अगर आपको फॉर्मूलेस नहीं पता है तो चैप्टर के एंड में आपके फॉर्मूलेस गिवन है, वहां से फॉर्मूलेस मैच करते जाइएगा। सीकेंड ए की जगह मैंने फॉर्मूला लिखा है 1/cos a और tan a की जगह पर मैं क्या लिखने वाली हूँ, sin a/cos a ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन ब्रैकेट है 1 - sin a, इसे मैंने एज इट इज रहने दिया, ठीक है जी। सो नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, आपको बताया हुआ है कि जब भी दो रैशनल नंबर्स होते हैं, प्लस या माइनस हो रहे होते हैं रैशनल नंबर्स, तो उनको हमेशा हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, बिकॉज रैशनल नंबर्स हैं PYQ की फॉर्म में हैं, तो इनको हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा cos a और ऊपर कितना बनेगा हमारे पास 1 + sin a, ठीक है जी। एक फॉर्मूला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था ट्रिगोनोमेट्री में कि a + b × a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। मतलब एक बार अगर दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं, एक बार दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं, तो आंसर क्या होता है
फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस ए। ठीक है, आगे बात समझ में। सो नाउ अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, हमारा 1 के इक्वल होता है। जो ये कॉस स्क्वायर ए है इसको हम इधर ही रखते हैं, बट जो ये साइन स्क्वायर ए है इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का है, इक्वल टू के दूसरी साइड शिफ्ट होकर के ये वैल्यू माइनस की हो जाने वाली है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो हमारी ये वाली वैल्यू है, इसका आंसर कितना आ गया, कॉस स्क्वायर ए। तो इस ऊपर वाली वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कितना आ गया हमारे पास, कॉस ए। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। आपका चैप्टर नंबर 9 का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर, एक टावर है राइट, इसकी जो लेंथ है, टावर की जो लेंथ है ना, और शेडो है, इन दोनों के बीच की बात की है उन्होंने। ये टावर की लेंथ है और ये शेडो की लेंथ है। ठीक है जी, लेंथ जो है टावर की, सुना उन्होंने क्या बोला है, लेंथ ऑफ द शेडो, जो शेडो की हमारी लेंथ है, शेडो की लेंथ की बात कर रहा है, इस लेंथ की, दिस इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। ये जो है ना, ये √3 टाइम्स है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, मतलब अगर ये वैल्यू h है तो ये वैल्यू कितनी है मेरी, h√3। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो आपको मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, जिस एंगल की हम बात करते हैं वो हमारा बेस होता है, और दूसरी साइड हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, तो याद करो कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होती है, परपेंडिकुलर और बेस बताती है जो हमें, दैट इज माय tan थीटा, दैट इज माय tan थीटा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, h है, बेस कितना है हमारा, h√3 है। सो h से h कैंसिल आउट हो गया, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अगेन देखो सेम कॉन्सेप्ट आ गया जो अभी हमने पीछे किया कि tan की वैल्यू देखो टेबल में 1/√3 कहाँ पर होती है, tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ पर होती है, टेबल में चेकआउट करो, दिस इज एट 30 डिग्री। सो tan और tan दोनों साइड सेम हो गया, तो दैट मीन्स इनके एंगल भी सेम होंगे, तो थीटा विल बी इक्वल टू माई 30 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30 डिग्री। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सो नाउ अब देखो, फ्रॉम अ पॉइंट Q, ये आपका सर्कल्स के चैप्टर का क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक Q पॉइंट है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक सर्कल है और सर्कल पर कहीं पर एक पॉइंट है Q, वहां से जो टेंजेंट बन रही है सर्कल के ऊपर, थोड़ी सी सीधी टेंजेंट बनाते हैं, ये जो टेंजेंट बन रही है हमारी सर्कल के ऊपर, इसकी लेंथ हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। ठीक है जी, एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q, और Q का जो डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर, सर्कल के सेंटर से जो Q का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें सर्कल की क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास ये आपको पता है कि रेडियस जो होती है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 90 के सामने वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, ये आपकी क्या है, परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या है, बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
राइट। सो हाइपोटेन्यूज कितनी है 25, 25 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितनी है 24, 24 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है हमारे पास, बेस हमें फाइंड आउट करना है। तो बस हो गया खत्म। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 24 का स्क्वायर 576 प्लस बी स्क्वायर। तो 625 में से आप 576 को क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितना आएगा 49 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से जो बेस की वैल्यू है वो देखो बी स्क्वायर है। जब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो एक वैल्यू प्लस में आती है और एक वैल्यू हमारी माइनस में आती है, मतलब इसकी दो वैल्यूज आई हैं, एक +7 और एक -7। लेकिन क्योंकि ये एक साइड है, एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए नेगेटिव वाली को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव जो है वो हमारा आंसर हो जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्यों रिपीट होता है, बिकॉज इसमें स्टूडेंट्स छोटी सी मिस्टेक करते हैं। वो छोटी सी मिस्टेक क्या होती है, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को। इफ द टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं पी ए और पी बी, राइट, विद टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ। एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, ओ है। दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। ये दोनों किस एंगल पर इंक्लाइन है, 70 डिग्री पर। हमें एंगल फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल पी ओ ए। ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो पी से स्टार्ट हुए, देन ओ पर गए, ओ से उसने कहा ए की तरफ चले जाओ, तो ये छोटे वाला एंगल आया, बड़े वाला नहीं। बच्चे क्या गलती करते हैं, बड़े वाले का आंसर निकाल के मार्क कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, राइट। सो अब देखो इसके अंदर आपके पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी। इस क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हो कि ओ ए क्या है, रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट। तो रेडियस टेंजेंट के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, तो ये एंगल 90 का हो गया। ऐसे ही ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। और एक क्वाड्रिलेटरल के, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो चारों एंगल्स का सम कर दो, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो P की जगह कितना है हमारा 70 डिग्री प्लस एंगल A कितना है हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल O हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना। और B की वैल्यू कितनी है, B भी हमारा कितना है 90 डिग्री। सो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 70 इज 250। सो एंगल O इज इक्वल टू, जो ये 250 आया है ये हमारा इस साइड जाकर के माइनस हो जाएगा। सो आंसर विल बी इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है जी, तो ये पूरा हमारा 110 डिग्री आ गया, बट मुझे इसका हाफ एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है। तो 110 आपका आंसर नहीं होगा। एंगल POA किसके इक्वल होगा आपका 110 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू माई 55 डिग्री। जो एंगल उन्होंने हमसे पूछा है वो कितना होगा 55 डिग्री। ऑप्शन में आपको दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, 110 भी मिलेगा और 55 भी मिलेगा। तो ध्यान से देखना कि उन्होंने आपसे पूछा क्या है। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर एरिया रिलेटेड टू द सर्कल का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होता है आपके MCQ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब देखो एक क्लॉक है, ठीक है, उसकी जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड कौन सी होती है आपको पता है ना, मिनट वाली सुइयों में मिनट्स बताती है, राइट, छोटी वाली। इसकी जो लेंथ दी है ना हमें, वो कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने 14 सेंटीमीटर बना लिया। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5
मिनट्स। 5 मिनट्स में हमें बताना है कि इसने कितना एरिया स्वेप्ट किया। सपोज करो अभी जो ये है ये हमारी 12 पर है, 5 मिनट्स में ये कहाँ आ जाएगी, 1 पर आ जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करके बताना है ये वाला एरिया कितना है, राइट। तो एरिया निकालने का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये आपका क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, सेक्टर बन रहा है, राइट। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, अब आपके पास क्या चीज़ नहीं है, आपको ये निकालना है, राइट। फॉर्मूला आपके पास है बट आपको थीटा नहीं पता। 360 मैथमेटिकल नंबर है, पाई की वैल्यू आपको सबको पता है, पाई किसके इक्वल होता है 22/7 के, और रेडियस किसके इक्वल दी हुई है आपको इन्होंने 14 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस बन रही है ना, ये सेंटर में अटैच होती है और सेंटर से टॉप तक उसकी लेंथ दी हुई है, दैट मीन्स ये रेडियस दिया हुआ है। तो थीटा कहाँ से फाइंड आउट करें, देखो टोटल कितने मिनट्स का डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये, 60 मिनट्स में 1 राउंड कंप्लीट कर लेती है। तो 60 मिनट्स में जो हमारी मिनट हैंड है वो कितना एंगल सबटेंड करती है, इन 60 मिनट्स एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड इज इक्वल टू, एंगल सबटेंडेड कितना होगा हमारा 360 डिग्री, पूरा राउंड लगा लेगी सर्कल का, दैट मीन्स पूरा घूम गई तो मतलब 360 का एंगल हो गया। तो 1 मिनट में कितना होगा, यूनिटरी मेथड से अगर अप्लाई करो तो 360/60। ठीक है, हमें कितने टाइम में निकालना है, 5 मिनट्स में। तो 5 मिनट्स में बता दो कितना होगा, 360/60 इंटू 5। तो 60 से ये कैंसिल आउट हुआ 6 इंटू 5 कितना एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे आप क्या पुट करोगे, थीटा की जगह पे आप लिखोगे 30 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई, पाई कितना है 22/7, और रेडियस कितनी गिवन है हमें 14, तो 14 इंटू 14। 2 बार 14 क्यों लिखा, क्योंकि इसकी पावर 2 है। भूलना मत, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, राइट। देन 7 2 सा 14, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर बच गया हमारा 12। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 2 6 था 12, देन अगेन 2 3 था, देन 11। हमारे पास अब बच चुका है 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 4 था 44, कैरी 4, 11 1 था 11, देन दिस विल बी माई आंसर। तो एरिया कितना हो गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। देखो अब इसके अंदर क्या पूछा उन्होंने, इन द फॉलोइंग टेबल फॉर द क्लास इंटरवल 10 to 25, ये जो क्लास इंटरवल है इसके लिए हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, क्लास मार्क। देखो क्लास मार्क का क्वेश्चन जो इसका जो आपका फॉर्मूला है ना, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, राइट। तो अपर लिमिट किसको बोलते हैं, जो हमारी ये बाद वाली वैल्यू है, दैट मीन्स 25 क्या है हमारी अपर लिमिट, देन प्लस लोअर लिमिट कितनी है हमारी 10 है, डिवाइड बाय 2। सो आंसर कितना आ गया 35/2, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 17.5। ठीक है जी, इतना सा क्वेश्चन है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालनी अच्छे से सीख लीजिएगा, मीडियन क्लास की, मॉडल क्लास की, मीन क्लास की, सबकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट पर हर साल क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आता ही आता है। ठीक है जी, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।